भारत ने अपनी हिंदवाता पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए अपने हमसायों को टोटल दबा के रखा हुआ था। गंगा वाटर भी बांग्लादेश के किसानों के लिए एक वेपन के तौर पर यूज करना चाहता है। 2016 में इनकार कर दिया पाकिस्तान की सार्क समिट अटेंड करने में, तो हसीना वाजेद ने भी इंडिया का साथ दिया और पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। लेकिन जब ये इनकलाब आ गया तो केयर टेक करने का नहीं, हम एक आजाद मुल्क है, हम ये काम नहीं करेंगे। तारीखी तौर पर भारत ने अपनी हिंदवाता पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए और अखंड भारत के मंशूर को आगे बढ़ाने के एजेंडे के तहत अपने हमसायों को टोटल दबा के रखा हुआ था। चाणक्य कुतलिया की वो मंडाला थ्योरी यही कहती है ना कि अपने छोटे हमसायों को दबा के रखो कि वो आपके सामने कभी आवाज ना निकाल सके। और यही हाल इन्होंने भूटान का, मालदीव का, नेपाल का, बांग्लादेश का, श्रीलंका का किया हुआ था। एक पाकिस्तान का भी करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान शुरू से आज़ादी के एक 6 महीनों बाद ही इंडिया के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा कि नहीं, मेरी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, मेरी सॉवरेनिटी और मेरे मुल्क की आज़ादी जो है मेरे लिए नंबर 1 एजेंडा है। सो वी विल नेवर सरेंडर और सबमिट टू इंडियन हिंदवाता। दैट क्लियर। जहाँ तक नॉर्थ की बात है इंडिया के, वहाँ चाइना था। चाइना इतनी बड़ी ताकत थी, इंडिया की जरूरत भी नहीं होती थी वो करता, क्योंकि आज़ादी की 1.5 साल बाद चाइना ने पहले वो पूरे तिब्बत को कंट्रोल कर लिया। उसके बाद इवन उसने 7 साल में अक्साइचिन कब्जा कर लिया इंडिया का, और इंडिया को पता ही नहीं चला कि कब्जा हो गया है। तो इसलिए इंडिया ने कभी चाइना के साथ पंगा लेने की कोशिश ही नहीं की। अलबत्ता पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए उसने पाकिस्तान का जो मशरकी बाजू था, ईस्ट पाकिस्तान, उसको अपनी प्रॉक्सी बख्ती बानी वगैरह के जरिए से पाकिस्तान से अलग करवा लिया, डिसमेंबर कर दिया, और वहां बांग्लादेश बनवा दिया। और उस वक्त बांग्लादेश का जो लीडर था, जो इंडियन के टैंक्स पे बैठ के गया था, शेख मुजीबुर रहमान, वो इंडियन का ममनून एहसान था। इसलिए उसने हर वो पॉलिसी जो बांग्लादेश में इंडिया को सूट करती थी, उसने वो अडॉप्ट की। वो अलग बात है कि जल्द ही उसका अपना जो है सर्वनाश हो गया, और उसके बाद जो सक्सेसर आए वो भी 5-7 साल ही रह सके। वो जनरल ज़ियाउल हक है या ज़ियाउर रहमान है, लेकिन फिर उसकी पार्टी हसीना वाजेद जो है मिड-90 में बरसरदार आ जाती है। और फिर एक सेशन के लिए इसकी ज़ियाउर रहमान की मिसेज जो है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, वो आती है, लेकिन वो बड़ा लिमिटेड पीरियड होता है। और इस दौरान बांग्लादेश अपनी पुरानी पॉलिसी की वजह से हर लिहाज से टोटल इंडिया पर डिपेंडेंट बन चुका होता है। इसलिए कोई भी हुक्मरान आकर इंडिया की डिपेंडेंसी से अपने आप को निकालने की कोशिश करता भी था तो कामयाब नहीं हो पाता था। सो हसीना वाजेद 2009 में दोबारा आई। उसके बाद तो उसने बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को ना छोड़ने का पक्का फैसला कर दिया, और जो इलेक्शन हुए या उसने मुखालिफ पार्टियों पे बैन लगा दिए या उनको अंदर कर दिया। अभी 80 साल की जनरल ज़िया की बीवी तारिक रहमान की माँ जो थी खालिदा ज़िया, 80 साल उम्र थी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी की लीडर थी, उसको कैद खाने में डाल दिया 80 ईयर ओल्ड, ताकि वो इलेक्शन न लड़ सके। जमात इस्लामी के जो लीडर थे उनको उसने, बूढ़े बूढ़े लीडरों को उसने अपने ट्रिब्यूनल बुलाकर उनको सजा मौतें दिलवा दी और उनको हैंग करा दिया। सो दैट अप्रेशन और सप्रेशन उसने फुल टाइट पे जोर दबाया, और साथ ही इंडिया ने उसको सपोर्ट किया। यही वो हरकतें थी। बांग्लादेश की यूथ जो है अपने आप को तरस रहे थे कि हमारी डिग्निटी, हमारा वक़ार जो है इंडिपेंडेंट स्टेट है वो कहीं नजर नहीं आता, हम तो इंडिया के तुफैली रियासत बन के रह गए हैं। और यही वो गुस्सा था जिससे जनजी या स्टूडेंट इनकलाब जो है जून जुलाई 2024 का इतनी तेजी से उभरा कि 1 महीने के अरसे के अंदर उसने इस तरह की जालिम हुक्मरान को बांग्लादेश से भागने में मजबूर कर दिया। अब अंदाजा लगाएं, इस दौरान 4 ऐसी पॉलिसियां बयान करूंगा, 4-5, जिससे आप अंदाजा लगाएंगे कि किस तरीके से बांग्लादेश टोटल इंडिया का एक स्टेट बन के रह गई थी, नथिंग एल्स। मसलन बांग्लादेश के ऊपर जो किसान है, बांग्लादेश में पानी आता है या ब्रह्मपुत्रा का आता है, वो अरुणाचल प्रदेश से होके आता है। दूसरा 2 और दरिया हैं जिनका पानी वेस्टर्न बांग्लादेश, रंगपुर डिस्ट्रिक्ट और उसके नीचे वाले इलाके में सराब करता है किसानों को। 3 करोड़ से ऊपर जो किसान है वो डिपेंडेंट हैं। उनमें से एक जो है वो गंगा वाटर है, और दूसरा वो तीस्ता रिवर का पानी है। ये दोनों ऊपर सिक्किम से आते हैं और वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश में दाखिल होते हैं। शुरू में गंगा रिवर था, उसके पानी पे
कंट्रोल करने के लिए फरखा डैम बना दिया इंडिया ने। बांग्लादेश ने बड़ा इतराज किया, लेकिन इंडिया ने कहा डोंट वरी, हम आपका ख्याल करेंगे। तो 1996 में इन्होंने बांग्लादेश से एक ट्रीटी की। उस वक्त हसीना वाजेद की गवर्नमेंट थी। उस ट्रीटी में बांग्लादेश का जो इतराज था वो ये था कि हमें जब मानसून का सीजन होता है, जब पानी बकसरत होता है, तो हमें पानी आप छोड़ देते हैं, इनमें फ्लड आ जाता है। लेकिन जो ड्राई सीजन है दिसंबर से मई तक का, जहां हमारी जमीन से उसकी नमी खत्म हो जाती है, उस टाइम हमें पानी नहीं देते आप, हमें उस टाइम पानी दे। तो एक डील इनकी तय हुई, कंट्रैक्ट हुआ 1996 में, उसको कहते हैं गंगा वाटर ट्रीटी। उसके तहत 37.5% वाटर जो है वो इंडिया ने गंगा वाटर ट्रीटी के तहत फरखा डैम से बांग्लादेश को देना था। पहला 1 साल दिया, उसके बाद बांग्लादेश हमेशा चीखता रहा, ना उसको वो डेटा देते रहे पानी का, फ्लड कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, ना उसको पानी देते रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली जब पानी थोड़ा बहुत मिलता रहा है, गुजारा, वो चीखते रहे हैं। अब वो 30 साल की टीटी थी जो कि दिसंबर में बंद हो रही है। अब टीटी की किसने थी? हसीना वाजेद ने की थी। अब वो खत्म होने वाली है इस दिसंबर को, और इंडिया उसे रिन्यू नहीं कर रहा। और जिस तरह इंडस वाटर टीटी को मिसयूज करके अपने मफाद में लाना जाता है, इसी तरीके से वो गंगा वाटर भी बांग्लादेश के किसानों के लिए एक वेपन के तौर पर यूज करना चाहता है। अच्छा, ये हसीना वाजेद ने टोटल जो पॉलिसी अडॉप्ट की, वो इंडिया ने जो चाहा उसने साइन कर दिया। दूसरा था तीस्ता रिवर नदी। तीस्ता रिवर जो है वो भी इसी तरीके से था, खुश साली के तौर में, नॉन मानसून मौसम में, ड्राई सीजन में टोटल इंडिया यूज करता था। और जब वो मानसून का मौसम था तो पानी उसका बांग्लादेश आ जाता, बांग्लादेश चीखता रहा। 2011 में हसीना वाजेद का और इंडियन गवर्नमेंट का एक एग्रीमेंट होता है, फ्रेमवर्क, और उसके तहत जो बांग्लादेश का एरिया था वहां पर एक इन्होंने कंप्रिहेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम वाटर का, तीस्ता रिवर का डेवलप करना था, डाइक्स, डैम्स और दूसरी चीज़ें, जहां बांग्लादेश ने खर्चा देना था उसका, और इंडिया ने उसको डेवलप करके देना था, ताकि तीस्ता रिवर का पानी जो है इंडिया से आए और वो ये यूज़ करें। और साथ ही उसमें तय हो गया कि थ्रू आउट द ईयर जब भी पानी होगा, अगर 70,000 से कम होगा तो 37% पानी जो है 70,000 क्यूसेक से कम आ रहा है तो 37% बांग्लादेश को मिलेगा। अगर उससे ज़्यादा है तो हाफ हाफ मिलेगा बांग्लादेश और इसको। लेकिन बांग्लादेश तरसता रहा है, उसको ये पानी नहीं मिला, ना वो डैम बनाया इंडिया ने। वजह क्या हुई? 2011 में इन दोनों गवर्नमेंट ने आपस में फ्रेमवर्क तय कर लिया। अब उन्हें साइन करना था उस एग्रीमेंट को, और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया जाना था। लेकिन उससे पहले ही बस मगरबी बंगाल की जो वजीर आला थी उसने कहा नहीं जी, ये कैसे हो सकता है, इससे तो मेरे किसानों का पानी खत्म हो जाएगा। हालांकि लोअर रिवराइन का उतना ही हक है जो अपर रिवराइन का है, इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए इंटरनेशनल लॉ के तहत। लेकिन बदमाशी थी, उन्होंने कहा नहीं, हम अपने पास रखेंगे, और इंडिया ने साइन नहीं किया। और हसीना वाजेद ने एक दफ़ा भी नहा नहीं की कि तुम लोग साइन करो मुझे पानी मिले। ये होती है सब्सिडरी स्टेट। फिर इसी तरीके से मैंने बताया कि 2030 में वेपन लेने थे, उसने कहा वेपन मत लो, इन्होंने कहा वेपन नहीं लेते। फिर सार्क की समिट 2016 में होनी थी पाकिस्तान में, और बांग्लादेश बानी रुकूम अरकान में से आता है। और इंडिया ने जब उड़ी बाकी के बाद 2016 में इनकार कर दिया पाकिस्तान की सार्क समिट अटेंड करने में, तो हसीना वाजेद ने भी इंडिया का साथ दिया और पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। यानी कि उसकी फॉरेन पॉलिसी भी सारी, इकोनॉमिक पॉलिसी भी, मिलिट्री सिक्योरिटी पॉलिसी भी, हर चीज़ इंडिया की के मशवरे से और उसकी इनपुट से ही चलती रही है। अगर आप ये सारी चीज़ें देखें, बल्कि एक और चीज़, ये जो 7 सिस्टर स्टेट है ना इंडिया की, इनका पूरा बॉर्डर बांग्लादेश से मिलता है। एक तरफ ज़मीनी लैंड जो है इंडिया से नहीं मिलती। तो बांग्लादेश के अंदर ऑलमोस्ट सारी स्टेट के अंदर बगावत चल रही है पिछले 50-60 साल से। बाकी जो है रेजिस्टेंस मूवमेंट चल रही है, रिवॉल्ट हो रहा है। अब वो जो रिवॉल्ट करने वाले थे वो बॉर्डर क्रॉस करते थे, तो इंडियन फोर्सेस के इस बासन में नहीं था, तो वो उनको बंगाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर चुन चुन के उनको पकड़ना, मारना हसीना वाजेद ने अपनी फोर्सेस की जिम्मे लगाया हुआ था। यानी कि वो इंडिया की ये वार भी लड़ रहे थे, इंसर्जेंसी वार जो है। लेकिन जब ये इनकलाब आ गया तो केयर टेकर ने कहा नहीं, हम एक आज़ाद मुल्क है, हम ये काम नहीं करेंगे, जिससे इंडिया को बहुत तकलीफ हुई।
इंडिया ने बड़े दबाने की कोशिश की, उसको डराने की, लेकिन वो डॉक्टर यूनुस डट गया। और उन्होंने चाइना के साथ दौरा किया, चाइना के साथ काफ़ी सारे उन्होंने नए फ्रेमवर्क तय किए, जिसका फाइनल एग्रीमेंट अभी तारिक रहमान ने जाके किया है, जो प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश है। अब उस फ्रेमवर्क में मंगला पोर्ट, जो कभी इंडिया ने डेवलप करनी थी और एक्सटेंड करनी थी और इंडस्ट्रियल जोन 800 स्क्वायर किलोमीटर पे, 800 एकड़ पे करना था, वो बांग्लादेश 2015 से लेकर अब तक इंडिया नहीं कर सका बांग्लादेश का ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा, तो वो चाइना ने ले लिया है। अब चाइना वो डेवलप करेगा, इंडिया आउट। इंडिया जो पहले चिटागांग पोर्ट से और मंगला पोर्ट से सारी सप्लाई और लॉजिस्टिक लाकर सेवन सिस्टर को बाई रोड ले जाया करता था, बंगाल बॉर्डर, अब उन्होंने रोक दिया है। तीस्ता रिवर, जिससे इंडिया पूरा पानी कब्जा किया हुआ था, अब वो तीस्ता रिवर मैनेजमेंट सिस्टम जो है, कंप्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन सिस्टम जो है, वो चाइना ने ले लिया ठेका, और चाइना अपनी इमदाद से, ग्रांट से, लोन से उसको बनाएगा। और जब वो बनाएगा तो इंडिया क्या करेगा, क्योंकि चाइना की सिक्योरिटी फोर्सेस भी साथ होंगी। अब जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के कोने पे रिहेबिलिटेशन हट है, सुना है कि वो भी अब बांग्लादेश ने रिहेबिलिटेट तो पीछे केयरटेकर सेक्टर में करा दिया था, लेकिन अब उसमें J-10C और दूसरे जहाज रखने के लिए भी चाइना को कह दिया गया कि आप इसको मैन करें। और एक और इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, वो भी जो कि पहले मौजूद था चाइना बर्मा इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से, अब वो बर्मा से, अराकान से होते हुए कास्कस बाजार जो है बांग्लादेश का, वहाँ तक आएगा। और वो जो रोहिंग्या अराकान में हैं, रोहिंग्या स्टेट, और वहाँ से रोहिंग्या भागे हुए हैं बांग्लादेश में 8 लाख के करीब, वो भी चाइना इधर पीस क्रिएट करके उनको वापस अपने मुल्क में रिहेबिलिटेट करेगा। सो ये सारी चीज़ें क्या है, ये बांग्लादेश को बहुत से प्रेशर से आज़ाद करना और एक वाइब्रेंट स्टेट जो अपना डिफेंस करने की अहलियत रखती है, उसके काबिल करना है। और ये डिफेंस कोऑपरेशन चाइना से भी बढ़ रही है। तुर्की पिछले साल पहले ही डिफेंस कम्प्लेक्स क्रिएट करने की या डेवलप करने की, अपने इन्वेस्टमेंट करने की ऑफर करके जा चुका है चिटागांग के एरिया में और नारायणगंज के एरिया में। और पाकिस्तान भी डिफेंस कोऑपरेशन की साइन कर चुका है, इनमें एक्सरसाइजें और ट्रेनिंग करनी है। और अब मंगला पोर्ट और चिटागांग के चाइना के पास आने की वजह से अब जो बंगाल, बे ऑफ बंगाल है, अब वो इंडियन खाड़ी नहीं रहा, बल्कि वो अभी चाइनीज स्प्रिंग ऑफ पर्ल्स के अंडर आ चुका है। ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि इंडिया के बैकयार्ड में एक नया सिक्योरिटी सिस्टम इमर्ज हो गया है। और ये वो सिक्योरिटी अलाइनमेंट है जिसका पिछले साल सितंबर के आखिर में इंडियन डिफेंस चीफ ऑफ स्टाफ जो थे जनरल अनिल, उसने कहा था कि जी ये जो पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश का एक न्यू अलायंस इमर्ज हो रहा है और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा इंडिया के बैकयार्ड में। वाकई वो हो गया है और हो रहा है। इंडिया पहले वेस्ट में पाकिस्तान अपने सामने पाता था, नॉर्थ में चाइना था, अब उसको अपने ईस्ट में बांग्लादेश की शक्ल में एक नया लोहे का चन्ना मिल गया है, जिसको वो न निगल सकता है और ना जिससे अपना सर टकरा सकता है। थैंक यू।